Hello everyone. So this is Mihir, your educator. I welcome you all to Arpita Sharma classes. Now before I start with the today's lecture, there is a small announcement for you. Please subscribe to Arpita Sharma classes for daily the Hindu news analysis, important international organizations, daily MCQs, strategy classes, polity classes and much more. And please join the Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. Here you will get all the daily updates regarding the lectures and the PDF of this lecture will be provided on this Telegram channel. Now, Arpita ma'am is taking live classes on Unacademy Plus. So if you want to join Unacademy Plus, then use code SHARMA20 SHARMA20. So if you are going to use this code, then you will get immediately 10% discount. Now, Arpita ma'am is going to take the courses for Ancient History and Medieval History on Unacademy Plus. So you can see that the course for the Ancient History has started from 6 July and the course for the Medieval History is going to start from the 13th July. Now let us start with our today's topic, that is Lokpal and Lokayuktas. So first we will understand why do we need such kind of institutions. See, the smooth functioning, कोई भी डेमोक्रेसी होती है, ठीक है, कोई भी जो डेमोक्रेसी होती है, अब किसी भी डेमोक्रेसी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, कोई भी डेमोक्रेसी अगर स्मूथ फंक्शनिंग कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी डेमोक्रेसी और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। तो ये जो दो चीज होती है ना, कोई भी डेमोक्रेसी की स्मूथ फंक्शनिंग और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है हाउ इफेक्टिवली, हम कितना इफेक्टिवली जो सिटीजन्स जो होते हैं उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर पाते हैं, ठीक है। कोई भी डेमोक्रेसी जो होती है उसकी स्मूथ फंक्शनिंग और कोई भी डेमोक्रेसी की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसके ऊपर डिपेंड करती है कि हम कितना इफेक्टिवली जो सिटीजन्स हैं उनकी जो ग्रीवेंसेस है उनको एड्रेस कर पाते हैं। तो इसी के लिए हमें इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स चाहिए, राइट। वी नीड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स फॉर ऑल दिस फंक्शंस, राइट, ठीक है। हमें इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म चाहिए। तो ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म किस लिए चाहिए? ताकि हम लोग जो सिटीजन्स जो होते हैं, सिटीजन्स की ग्रीवेंसेस को हम लोग इफेक्टिवली रिड्रेस कर पाए। तो उसके लिए हमें एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म चाहिए होती है, ठीक है। तो जो लोकपाल और लोकायुक्ता है वो इसी का एक एग्जाम्पल है। ओके गाइस, देखो ये जो लोकपाल और लोकायुक्ता जो है, सबसे पहले इसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी? सबसे पहले इसकी रिकमेंडेशन दी थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने 1966 के अंदर, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने 1966 के अंदर रिकमेंडेशन दी थी कि जो यूनियन है वहां पे होना चाहिए लोकपाल, राइट। देयर शुड बी लोकपाल एट द यूनियन, और स्टेट लेवल पे, ठीक है, इंडिविजुअल स्टेट लेवल पे लोकायुक्ता होना चाहिए। ओके गाइस, ठीक है। तो देखो ये जो लोकपाल और लोकायुक्ता जो है वो सिटीजन्स की ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए हो गए। बाद में कोई भी जो करप्शन का जो केस होगा, इफ देयर इज अ केस ऑफ करप्शन ऑन ऑन एनी पब्लिक अथॉरिटी, तो उसके लिए भी लोकपाल एंड लोकायुक्ता वुड बी देयर, ठीक है। तो देखो अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी कि यूनियन लेवल पे लोकपाल होना चाहिए और स्टेट लेवल पे लोकायुक्ता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अभी क्या हुआ कि एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी, तो बाद में अब एक्ट बन गया था, ठीक है। एन एक्ट वाज बेसिकली पास्ड, जिसका नाम है लोकपाल एंड लोकायुक्ताज एक्ट, राइट। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन 1966 के अंदर दी थी। उसके बाद बहुत सारे अटेम्प्ट्स, देयर वर लॉट्स ऑफ अटेम्प्ट्स बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, कि एक प्रॉपर लेजिस्लेशन लेके आए जिसकी वजह से हम लोग ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की रिकमेंडेशन को हम लोग इंप्लीमेंट कर पाए। तो फाइनली एक एक्ट लेके आए, लोकपाल एंड लोकायुक्ताज एक्ट, ठीक है। अभी इसके अंदर ये जो एक्ट है ना, ये जो लोकपाल और लोकायुक्ताज एक्ट है, उसकी हम लोग उसके हम लोग सेलिएंट फीचर्स समझते हैं, ठीक है। सेलिएंट फीचर्स क्या है इस एक्ट के? तो देखो सबसे पहले सेलिएंट फीचर्स में हम लोग देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कैसा है इसका। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। तो देखो ये लोकपाल और लोकायुक्ताज एक्ट के अंदर सबसे पहले यूनियन लेवल पे एक लोकपाल होगा, ठीक है, देयर वुड बी लोकपाल। और जो स्टेट लेवल जो होगा,
स्टेट लेवल पे देयर वुड बी लोकायुक्ता, ठीक है। और ये जो लोकपाल एंड लोकायुक्ता जो है वो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जो होती है, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो होगा उनके ऊपर अगर कोई करप्शन का जो केस होता है उनके ऊपर इंक्वायर कर पाएगी लोकपाल एंड लोकायुक्तास, राइट। सो सबसे पहला जो सेलिएंट फीचर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वी आर स्टडीइंग सेलिएंट फीचर्स। इन salient features we are dealing with the institutional mechanism, what kind of institutional mechanism is there in this particular act. So according to this Lokpal and Lokayukta act, there would be Lokpal at the union level, there would be Lokayukta at the state level, ठीक है। So it will inquire into the allegations of corruption against the public servant. Okay guys, okay, now we will study about the composition of the Lokpal, ठीक है। We will study about the composition of Lokpal. So according to the Lokpal Act, the composition would be, it would consist of a chairperson, एक chairperson होगा, right, there would be one chairperson and not more than 8 members, chairperson और बाकी के जो members है वो होंगे, और maximum कितने होंगे, maximum there would be 8 members. ओके गाइस, और देखो ये टोटल जितने भी जो मेंबर्स है लोकपाल के अंदर, उसमें से जो 50% जो मेंबर्स है, ठीक है, 50% मेंबर्स जो है उनका जुडिशियल बैकग्राउंड होना चाहिए, दे शुड बी जुडिशियल मेंबर्स। ओके गाइस, 50% मेंबर्स शुड बी जुडिशियल मेंबर्स। और जो लोकपाल की पूरी कंपोजिशन है उसमें से जो 50% जो मेंबर्स है, ठीक है, 50% जो मेंबर्स है दे शुड बी फ्रॉम SC, ST, OBCs, माइनॉरिटीज एंड वुमेन। ओके, वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, लोकपाल की कंपोजिशन के अंदर एक तो हो गए चेयरपर्सन, चेयरपर्सन और बाकी के जो मेंबर्स हो गए, लेकिन जो टोटल मेंबर्स है वो मैक्सिमम 8 हो गए, राइट। तो अगर ये जो मेंबर्स है मैक्सिमम 8 मेंबर्स वुड बी देयर, तो उसमें से 50% मेंबर्स वुड बी जुडिशियल मेंबर्स। सपोज फॉर एग्जांपल देयर आर टोटल 8 मेंबर्स इन द लोकपाल, सो आउट ऑफ दिस 8 पीपल, फोर फोर पीपल शुड बी judicial members. Similarly, if there are 8 people in the Lokpal, then out of these 8 people, 4 people should be SC, ST, OBC, minorities and women. In short, जो 50% जो है वो जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए, और जितने भी टोटल मैक्सिमम मेंबर्स है उसका 50% स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स शुड बी फ्रॉम SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज एंड वुमेन। सो दिस इज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द लोकपाल। अब हम लोग अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग अपॉइंटमेंट के बारे में। तो ये लोकपाल के जो मेंबर्स है उन्हें अपॉइंट कौन करता है, तो सबसे पहली बार जो अपॉइंटमेंट की जो प्रोसेस जो होती है, इट इज बेसिकली अ 2 स्टेज प्रोसेस। अपॉइंटमेंट की जो प्रोसेस जो होती है इट इज बेसिकली अ 2 स्टेज प्रोसेस, ठीक है। तो देखो सबसे पहला होता है सर्च कमिटी, राइट, सबसे पहली होगी सर्च कमिटी। अब ये जो सर्च कमिटी है ये रिकमेंडेशन देगी, ठीक है, सर्च कमिटी विल गिव द रिकमेंडेशन टू द सिलेक्शन कमिटी, राइट, सिलेक्शन कमिटी, राइट। देखो सबसे पहली बात, जो लोकपाल के जो मेंबर्स की जो अपॉइंटमेंट होती है वो 2 स्टेज प्रोसेस होती है, ठीक है। तो देखो एक सर्च कमिटी होगी, अब ये जो सर्च कमिटी है उसके भी जो 50% जो मेंबर्स है, सर्च कमिटी के जो 50% मेंबर्स है, दे शुड बी SCs, STs, OBCs, माइनॉरिटीज एंड वुमेन, राइट। ओके गाइस, अब देखो ये जो सर्च कमिटी है वो अपनी रिकमेंडेशन देगी सिलेक्शन कमिटी को, ठीक है। और ये जो सिलेक्शन कमिटी के मेंबर्स कौन से होंगे, तो देयर वुड बी द प्राइम मिनिस्टर इन दिस सिलेक्शन कमिटी, देयर वुड बी द स्पीकर ऑफ द लोक सभा इन दिस पर्टिकुलर सिलेक्शन कमिटी, देयर वुड बी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, राइट, लीडर ऑफ ऑपोजिशन वुड बी देयर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन वुड बी देयर, then chief justice of India, and if chief justice of India is not there or any nominee appointed by the chief justice of India, and there would be an eminent jurist, okay, there would be an eminent jurist, this particular eminent jurist would be appointed by the president of India, okay, this eminent jurist would be appointed by the president of India, right, president of India will appoint this eminent jurist from the recommendation of the panel, right। और एक बार ये सिलेक्शन कमेटी जो है उसने अपनी रिकमेंडेशन सबमिट कर दी, then president is going to appoint the members of the lokpal on the recommendations of the members selected by the selection committee। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, तो जो लोकपाल के जो मेंबर्स की जो अपॉइंटमेंट होती है वो 2 स्टेज प्रोसेस होती है, राइट, इट इज अ 2 स्टेज प्रोसेस। सबसे पहली बात होगी सर्च कमेटी, सर्च कमेटी के अंदर 50% मेंबर्स वुड बी SC, ST, OBCs एंड माइनॉरिटीज एंड वुमेन।
अब ये जो सर्च कमेटी है वो अपनी रिकमेंडेशन देगी सिलेक्शन कमेटी को, ठीक है। सिलेक्शन कमिटीज के अंदर कौन कौन हो गए, देयर वुड बी प्राइम मिनिस्टर, देयर वुड बी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, देयर वुड बी लीडर ऑफ द अपोजिशन, देयर वुड बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड देयर वुड बी एन एमिनेंट जूरिस्ट. दिस एमिनेंट जूरिस्ट वुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द पैनल. तो एक बार सिलेक्शन कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी तो प्रेसिडेंट उन्हीं मेंबर्स को अपॉइंट करेगा जिसकी रिकमेंडेशन थी सिलेक्शन कमेटी के पास. ओके, सो दिस इज अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकपाल. ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि लोकपाल की जुरिस्डिक्शन क्या क्या हो सकती है. तो लोकपाल की जुरिस्डिक्शन क्या हो सकती है. जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है किसके ऊपर लोकपाल इंक्वायरी कर सकता है. तो देखो कोई भी ऐसा पर्सन, ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन हु इज और हैज बीन प्राइम मिनिस्टर, राइट, who is or has been prime minister of India, right, minister in the union government, okay. बाद में member of parliament, ठीक है गाइस. बाद में all categories of public servant including group A, group B, group C and group D employees of the government, ठीक है. तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे jurisdiction of the लोकपाल के बारे में. तो लोकपाल कहाँ कहाँ पे इंक्वायरी कर सकता है, किसके ऊपर इंक्वायरी कर सकता है. सो ऑल दी मेंबर्स, ठीक है, ये जो जुरिस्डिक्शन है वो ये सारे मेंबर्स के ऊपर एप्लीकेबल है. तो कोई भी ऐसा पर्सन जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर है या फिर कोई यूनियन के अंदर, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर कोई मिनिस्टर है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और एनी पब्लिक सर्वेंट ऑफ द ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट. तो यहाँ पे लोकपाल की जुरिस्डिक्शन होती है, ठीक है. बाद में कोई भी चेयरपर्सन हो गए, मेंबर्स हो गए, ऑफिसर्स हो गए, डायरेक्टर्स ऑफ एनी बोर्ड, कॉर्पोरेशन, राइट. गाइस लेट मी टेक यू टू द पावर पॉइंट स्लाइड. हियर देयर आई हैव रिटन. So you can see that chairperson, so chairpersons, members, officers and directors of any board, corporation, society, trust और autonomous body. तो कोई भी ऐसी कोई भी बोर्ड, कॉर्पोरेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट, ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है, इनके मेंबर्स के ऊपर भी इंक्वायरी हो सकती है प्रोवाइडेड दिस पर्टिकुलर बॉडीज और कॉर्पोरेशंस, ठीक है, अगर ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है तो, ठीक है, या फिर ये जो कॉर्पोरेशन या फिर बॉडीज जो है वो उसकी फंडिंग होती है सेंटर से. सेंटर से जो फंडिंग होती है इधर इट इज होलली और पार्टली, राइट. सो चेयरपर्सन्स, मेंबर्स, ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ एनी बोर्ड, कॉर्पोरेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट और ऑटोनोमस बॉडी इधर एस्टैब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और होलली और पार्टली फंडेड बाय द सेंटर. बाद में कोई भी ऐसी एंटिटी हो गई, ठीक है, कोई भी ऐसी एंटिटी हो गई, अगर ये कोई एंटिटी, उसको हर साल फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है 10 लाख से ज्यादा, ठीक है, 10 लाख से कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो ये भी लोकपाल की जुरिस्डिक्शन के अंदर आ सकता है, ठीक है. बाद में लोकपाल के अंदर जितने भी जो केसेस जो होते हैं उनको डिसाइड करने के लिए देयर वुड बी स्पेशल कोर्ट्स विल बी सेटअप. स्पेशल कोर्ट विल बी सेटअप टू इंक्वायर इनटू द केसेस, ठीक है. तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे लोकपाल की जुरिस्डिक्शन के बारे में, ठीक है. तो एनीवन हु इज और हैज बीन प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर और यूनियन गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑल कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स इंक्लूडिंग ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट. बाद में chairpersons, members, officers, directors of any board, corporation, society, trust और autonomous body इधर established by an act of parliament, ठीक है, और wholly और partly funded by the center. बाद में कोई भी ऐसी entity हो गई जो हर साल 10 लाख से ज्यादा फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है उसके ऊपर भी लोकपाल की जुरिस्डिक्शन होती है. बाद में लोकपाल जो है वो स्पेशल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट करेगी, ठीक है. स्पेशल कोर्ट shall be set up to hear and decide the cases referred by the लोकपाल. अब देखो प्राइम मिनिस्टर के लिए एक्सेप्शंस होते हैं. देयर आर सम एक्सेप्शंस फॉर द प्राइम मिनिस्टर. सो व्हाट आर दिस एक्सेप्शंस. देखो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई भी इंक्वायरी नहीं हो सकती है, ठीक है. प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई भी इंक्वायरी नहीं हो सकती है इन रिलेशन टू, ठीक है. कौन से मैटर्स में इंक्वायरी नहीं हो सकती है, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है. बाद में एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी का कोई मैटर हो गया, ठीक है. बाद में पब्लिक ऑर्डर हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया. बाद में एटॉमिक एनर्जी, राइट, एटॉमिक एनर्जी. बाद में स्पेस, ठीक है. तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई भी इंक्वायरी नहीं हो सकती है इन मैटर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, ठीक है. बाद में जो अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर कोई भी एलिगेशन जो होता है तो वो एलिगेशन को प्रूव करने के लिए ओनली फुल लोकपाल बेंच कैन प्रूव दैट एलिगेशन, ओके.
लोकपाल बेंच, ठीक है, फुल लोकपाल बेंच कैन प्रोब द एलिगेशंस, राइट। बाद में ये जितने भी जो एलिगेशंस जो है जो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लगाए गए हैं, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स ऑफ द लोकपाल। इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द 2/3 मेंबर्स ऑफ द लोकपाल। ओके, आफ्टर दैट अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई भी इंक्वायरी होती है तो दैट इंक्वायरी शुड बी हेल्ड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ठीक है। अगर लोकपाल ये कंक्लूजन के ऊपर आती है, ठीक है, दिस लोकपाल कम्स टू द कंक्लूजन, इफ दिस लोकपाल कम्स टू द कंक्लूजन दैट दी जो कंप्लेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के तरफ फाइल की गई है, अगर वो डिसमिस्ड हो सकती है, इफ इट डिजर्व्स टू बी डिसमिस्ड, ठीक है, इफ इट डिजर्व्स टू बी डिसमिस्ड, देन जो इंक्वायरी हुई थी वो पब्लिक नहीं की जाएगी, ठीक है। वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर जो लोकपाल है उन्होंने अपनी इंक्वायरी कर ली और वो एक कंक्लूजन के ऊपर आते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जितने भी एलिगेशंस हैं दे शुड बी डिसमिस्ड, दे डिजर्व टू बी डिसमिस्ड, देन द रिपोर्ट्स ऑफ द इंक्वायरी, रिकॉर्ड्स ऑफ द इंक्वायरी आर नॉट टू बी मेड अवेलेबल पब्लिक, राइट। तो एक बार वापस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए कौन से एक्सेप्शंस है। तो देखो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई भी इंक्वायरी नहीं हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई भी इंक्वायरी नहीं हो सकती है इन मैटर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, ठीक है। बाद में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर कोई भी एलिगेशन होता है तो वहां पे जो लोकपाल की जो पूरी बेंच होती है, फुल बेंच ऑफ द लोकपाल इज गोइंग टू प्रोब द इंक्वायरी अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। इसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द एलिगेशंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। बाद में अगर कोई भी इंक्वायरी होती है तो दैट इंक्वायरी वुड बी डन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एंड इफ अगर लोकपाल कंक्लूजन के ऊपर आती है कि जो कंप्लेन फाइल की गई है वो डिजर्व करती है कि वो डिसमिस्ड हो जाए, तो जो रिकॉर्डिंग थी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के एलिगेशन के ऊपर जो इंक्वायरी हुई थी उसकी जो रिकॉर्डिंग है, इंक्वायरी की जो रिकॉर्डिंग है वो पब्लिक नहीं की जाएगी। सो दिस आर बेसिकली सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर द प्राइम मिनिस्टर। अब देखो, लोकपाल के पास कौन सी पावर्स होती है, व्हाट आर द पावर्स अवेलेबल विद द लोकपाल। ऑन कंप्लेंट्स रेफर्ड टू द Chief Vigilance Commission, right? CVC means Chief Vigilance Commission by the Lokpal. The CVC will send its preliminary inquiry report in respect of the Group A and Group B officers. ठीक है, तो देखो, अगर कोई भी जो कंप्लेंट है, अगर इफ देर इज एनी पर्टिकुलर कंप्लेंट जहां पे सीवीसी इंक्वायरी कर रहा है, ठीक है, तो सीवीसी अगर कोई भी कंप्लेंट के ऊपर इंक्वायरी कर रहा है तो ये सीवीसी जो अपनी रिपोर्ट है, अपनी जो इंक्वायरी की जो रिपोर्ट है वो लोकपाल को सबमिट करेगा, ठीक है। सीवीसी इज गोइंग टू सबमिट द रिपोर्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी टू द लोकपाल, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है किसके ऊपर होगी, इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर्स, ठीक है। वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इट माइट बी वेरी कंफ्यूजिंग। देखो क्या होता है, सीवीसी अगर कोई भी सीवीसी जो है अपनी इंक्वायरी कर रही है, सीवीसी इंक्वायरी कर रही होती है ग्रुप ए और ग्रुप बी के ऑफिसर्स के ऊपर, तो उनकी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट है तो ये सीवीसी है वो लोकपाल को सबमिट करेंगे। तो लोकपाल को क्यों सबमिट करेंगे, फॉर द फर्दर डिसीजन, राइट। सो ऑन कंप्लेंट्स रेफर टू द सीवीसी बाय द लोकपाल, तो जो कंप्लेंट्स जो है वो सीवीसी लोकपाल को रेफर करेगी, ठीक है। तो इसके मैटर में सीवीसी जो क्या है, तो सीवीसी जो है वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर्स बैक टू द लोकपाल फॉर फर्दर डिसीजन, राइट। लेकिन ग्रुप सी और ग्रुप डी के ऑफिसर्स के लिए जो सीवीसी जो है, चीफ विजिलेंस कमीशन जो है, वो अपनी पावर का यूज कर सकती है अंडर सीवीसी एक्ट। और जब भी सीवीसी ग्रुप सी और ग्रुप डी ऑफिसर्स के की इंक्वायरी करेगी, ठीक है, इट शुड बी सब्जेक्ट टू रिपोर्टिंग एंड रिव्यू बाय द लोकपाल। फॉर द ग्रुप सी एंड ग्रुप डी द सीवीसी कैन प्रोसीड फर्दर इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओन पावर्स अंडर द सीवीसी एक्ट सब्जेक्ट टू रिपोर्टिंग एंड रिव्यू बाय द लोकपाल। ओके गाइस, बाद में सीबीआई के रिस्पेक्ट में कौन सी पावर होती है लोकपाल के पास। देखो, लोकपाल के पास पावर होगी ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन किसी भी इन्वेस्टिंग एजेंसी के ऊपर, ठीक है। तो लोकपाल के पास किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इंक्लूडिंग सीबीआई, ठीक है, उसके ऊपर सुपरिटेंडेंस या फिर डायरेक्शन देना लोकपाल की पावर होती है, ठीक है। बाद में ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर्स ऑफ सीबीआई इन्वेस्टिगेटिंग द केसेस रेफर्ड बाय द लोकपाल वुड नीड द अप्रूवल ऑफ लोकपाल, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर लोकपाल ने कोई भी मैटर अगर सीबीआई को दिया हुआ है, ठीक है, तो सीबीआई के जो ऑफिसर्स है
वो ये लोकपाल, जो मैटर लोकपाल ने सीबीआई को रेफर किया है, तो सीबीआई के जो ऑफिसर्स है वो ये वाले मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है, सीबीआई के जो ऑफिसर्स है वो ये मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो अगर कोई भी ऐसे ऑफिसर की ट्रांसफर करने के लिए लोकपाल की अप्रूवल चाहिए, ठीक है, वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। लोकपाल ने अगर कोई मैटर सीबीआई को रेफर किया हुआ है, then CBI would be investigating that particular matter which is referred to it by the Lokpal. CBI officers would be investigating the matter. तो फिर कोई भी ऐसे ऑफिसर की अगर ट्रांसफर करनी होगी तो उसको लोकपाल की अप्रूवल चाहिए। ठीक है, बाद में लोकपाल एक्ट के अंदर, ठीक है, उसके पास बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो सीबीआई को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाए गए हैं। राइट, इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ प्रोविजंस एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सीबीआई। ठीक है, बाद में सैलरी एंड अलाउंसेस। तो देखो लोकपाल के जो चेयरपर्सन जो है, लोकपाल के जो चेयरपर्सन जो है, उनकी जो सैलरी होगी इट वुड बी इक्विवेलेंट टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राइट, लेकिन बाकी के जो लोकपाल के जो मेंबर्स है, बाकी के जो लोकपाल के जो मेंबर्स है, उनकी जो सैलरी होगी इट वुड बी इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट जज। राइट, और जो लोकपाल के जितने भी जो मेंबर्स की जो सैलरीज है, अलाउंसेस जो है, उनके जो पेंशन है, लोकपाल के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो वो कहां से चार्ज हो गए? इट वुड बी चार्ज ऑन कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दे वुड बी चार्ज फ्रॉम कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके गाइज, देखो लोकपाल के पास पावर है कि कोई भी जो पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, लोकपाल के पास पावर है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट ने कोई भी अगर प्रॉपर्टी को एक्वायर किया हुआ है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट ने कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया हुआ है बाय करप्ट मींस, बाय करप्ट मींस, तो जो लोकपाल है ये प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट भी कर सकता है। लोकपाल कैन कॉन्फिस्केट दिस प्रॉपर्टी इवन वाइल इंक्वायरी इज पेंडिंग। राइट, इवन वाइल इंक्वायरी, इवन वाइल प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग। राइट, इवन वाइल प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग। ठीक है, वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। लोकपाल के पास पावर है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, अगर ये पब्लिक सर्वेंट ने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो उसने एक्वायर की है बाय करप्ट मींस, तो जो लोकपाल जो है वो ये प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर सकता है इवन वाइल प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग। ठीक है, बाद में जितने भी जो पब्लिक सर्वेंट्स जो है, अगर वो ऑनेस्ट है, ठीक है, इफ पब्लिक सर्वेंट्स आर ऑनेस्ट, देन ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट की प्रोटेक्शन के लिए भी देयर आर सर्टेन सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड अंडर द लोकपाल एक्ट। सो इट प्रोवाइड्स फॉर द एडिक्वेट प्रोटेक्शन फॉर द ऑनेस्ट एंड अपराइट पब्लिक सर्वेंट्स। ओके गाइज, बाद में इंक्वायरी के लिए क्या क्या टाइमलाइंस होती है? तो अगर लोकपाल के अंदर, ठीक है, अगर लोकपाल अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन या फिर कोई भी इंक्वायरी कर रही है तो उसको 60 डेज का टाइम दिया गया है टू कंप्लीट द इंक्वायरी। राइट, लोकपाल इज हैविंग 60 डेज टाइम टू कंप्लीट द इंक्वायरी। और अगर लोकपाल ने अगर सीबीआई को कोई मैटर अगर दिया हुआ है, ठीक है, लोकपाल ने अगर सीबीआई को कोई मैटर दिया हुआ है फॉर इन्वेस्टिगेशन, तो उसके लिए टाइमलाइन है 6 मंथ्स। ठीक है, वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, अगर लोकपाल अगर कोई भी मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो उसको 60 डेज के अंदर इंक्वायरी को खत्म करना पड़ेगा, 60 डेज के अंदर इंक्वायरी को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर लोकपाल ने सीबीआई को अगर कोई केस रेफर किया है तो सीबीआई को 6 मंथ्स के अंदर वो केस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ठीक है, बाद में ये जो 6 मंथ्स का बेसिकली जो टाइम सीबीआई को दिया हुआ है उसे हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उसे हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए, ठीक है, दिस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स कैन बी एक्सटेंडेड बाय द लोकपाल। ठीक है, ऑन अ रिटर्न रिक्वेस्ट फ्रॉम सीबीआई। तो अगर जो सीबीआई है, अगर वो लोकपाल को एक रिटर्न रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कि भाई हमारा जो 6 मंथ्स की जो टाइम है उसे तुम एक्सटेंड करो, तो लोकपाल उसे एक्सटेंड भी कर सकता है। ठीक है गाइस, तो ये जो थी वो थी टाइमलाइंस फॉर इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। अब लोकपाल एक्ट के अंदर कौन सी पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है? देखो, इट एनहेंसेस मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट फ्रॉम 7 years to 10 years। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर जो पनिशमेंट 7 years की थी उसे अब 10 years कर दिया गया है। ठीक है, लोकपाल conferred with power to grant sanction for prosecution of public servants in place of the government or competent authority। Okay, so this is the punishment provided under the Lokpal Act। रिमूवल ऑफ लोकपाल ऑफिसर्स, तो लोकपाल के ऑफिसर्स जो है वो कैसे रिमूव हो सकते हैं? तो देखो, सबसे पहली बात, जो चेयरपर्सन है लोकपाल के, जो चेयरपर्सन है और बाकी के जो मेंबर्स है,
ठीक है, वो रिमूव किए जा सकते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द लोकपाल ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर के ग्राउंड्स पर ही इनको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए भी देयर शुड बी सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट। ओनली आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट दिस chairperson or members of the Lokpal can be removed by the president on grounds of the misbehavior। ठीक है, the chairperson or any member shall be removed from his office by the order of the president on the grounds of the misbehavior after the supreme court report। ठीक है, लेकिन लोकपाल के ऑफिसर को रिमूव करने से पहले एक पेटिशन चाहिए होगा, और ये पेटिशन के ऊपर एटलीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट की साइन चाहिए। फॉर दैट अ पेटिशन हैज टू बी साइंड बाय एटलीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अब ये जो लिमिटेशंस है, ठीक है, अब ये जो लोकपाल एक्ट है उसके कुछ लिमिटेशंस है, सो यू कैन रीड दिस लिमिटेशंस। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे लोकायुक्तास एक्ट के बारे में। तो देखो, जैसे कि यूनियन लेवल के ऊपर होता है लोकपाल, राइट, यूनियन लेवल के ऊपर होता है लोकपाल, स्टेट लेवल के ऊपर होता है लोकायुक्तास। ठीक है, द ऑफिस ऑफ लोकायुक्ता इज सिमिलर टू दैट ऑफ द लोकपाल बट इट फंक्शंस ऑन अ स्टेट लेवल। ठीक है, तो देखो ये जो लोकायुक्ता का जो इंस्टीट्यूशन है सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर 1971 में एस्टैब्लिश किया गया था। लेकिन अगर ऐसा पूछे कि कौन से स्टेट ने सबसे पहले एक्ट को एस्टैब्लिश किया था, तो ओडिशा जो है वो सबसे पहला स्टेट है जिसने 1970 के अंदर ये वाला एक्ट है उसको एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, एक्ट फॉर लोकायुक्ता। ठीक है गाइस, ये मैं लोकायुक्ता की बात कर रहा हूँ। लोकायुक्तास आर एट द स्टेट लेवल। तो देखो ये जो 1970s के अंदर ओडिशा है उसके अंदर ये लोकायुक्ता को एस्टैब्लिश करने के लिए एक्ट लाया गया था। ठीक है, लेकिन सबसे पहला जो स्टेट है जहां पे लोकायुक्ता आया वो कौन सा था, वो महाराष्ट्र था। ठीक है, अब जो लोकायुक्तास जो है उनके सेलिएंट फीचर्स क्या है। तो देखो ये जो लोकायुक्ता का जो स्ट्रक्चर है ना वो सारे स्टेट्स के अंदर सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, क्योंकि कोई कोई जो स्टेट्स है, कोई कोई जो स्टेट्स है उन्होंने लोकायुक्ता को भी क्रिएट किया है और उप लोकायुक्ता को भी क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जो स्टेट्स है उन्होंने सिर्फ लोकायुक्ता को एस्टैब्लिश किया। ठीक है, तो वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो लोकायुक्ता का जो स्ट्रक्चर है वो हर एक स्टेट के अंदर सिमिलर नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई कोई स्टेट्स के अंदर देर इज ओनली लोकायुक्ता, लेकिन जो दूसरे स्टेट्स है देर आर सम स्टेट्स इन विच देर इज लोकायुक्ता एज वेल एज उप लोकायुक्ता फंक्शनिंग। ओके, तो स्ट्रक्चर इज नॉट सेम इन ऑल द स्टेट्स। बाद में अपॉइंटमेंट कौन करेंगे। ठीक है, लोकपाल लोकायुक्ता जो है, लोकायुक्ता के जो मेंबर्स है, ठीक है, लोकायुक्ता के जो मेंबर्स है, बाद में उप लोकायुक्ता के जो मेंबर्स है उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, उनकी अपॉइंटमेंट करेंगे गवर्नर। ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट करेंगे गवर्नर। बाद में जो गवर्नर है वो किसको कंसल्ट करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। ठीक है, बाद में लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। SLA मीन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लोकायुक्ता या फिर उप लोकायुक्ता के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट करेंगे गवर्नर। किसको कंसल्ट करेंगे गवर्नर, इसके लिए गवर्नर को कंसल्ट करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट एंड लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बाद में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, अगर लोकायुक्ता का जो मेंबर बनना है उसके लिए कौन से क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जो हर एक स्टेट के अंदर जो क्वालिफिकेशन जो है वो सेम नहीं है। कोई के जो स्टेट्स है, ठीक है, कोई देर आर सम स्टेट्स उन्होंने सर्टेन जुडिशियल क्वालिफिकेशन को प्रिस्क्राइब किया हुआ है, लेकिन कोई कोई स्टेट्स ऐसे भी है जहां पे कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है मेंबर बनने के लिए। ओके, सो क्वालिफिकेशंस ऑफ द लोकायुक्ता जो है वो पूरे स्टेट के अक्रॉस सेम नहीं है। कोई कोई जो स्टेट्स है उन्होंने जुडिशियल क्वालिफिकेशन को प्रिस्क्राइब किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट्स है जिन्होंने कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। बाद में टेन्योर क्या होगा, लोकायुक्ता के जो मेंबर्स है उनका टेन्योर क्या होगा। ठीक है, तो दे कैन इधर रिमेन इन दी ऑफिस फॉर 5 years। ठीक है, या फिर जब तक वो 65 years ऑफ एज के ना हो जाए तब तक वो रह सकते हैं। ठीक है, तो उनका टेन्योर 5 साल का होगा, या फिर जब तक उनकी मैक्सिमम एज लिमिट है 65 years तब तक होगा। ठीक है, इधर 5 years ऑफ द ड्यूरेशन और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर। बाद में एक बार वो लोकायुक्ता का मेंबर बनने के बाद अगर उनका टेन्योर खत्म हो जाता है तो वो रीअपॉइंटमेंट के लिए वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, एक बार लोकायुक्ता का मेंबर बनने का टेन्योर अगर खत्म हो जाता है तो वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। बाद में जुरिस्डिक्शन क्या है, जुरिस्डिक्शन जो है देखो इसकी जो जुरिस्डिक्शन है लोकायुक्ता की जो जुरिस्डिक्शन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, बाद में
लोकायुक्ता जो है वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट कर सकता है। कैसे इनिशिएट कर सकता है कि अगर कोई भी सिटीजन अगर कंप्लेंट लेके आता है तो जो लोकायुक्ता जो है वो इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट कर सकता है। अगर, ठीक है, और स्यू मोटो इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, मतलब अपने आप भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। सो लोकायुक्ता कैन इनिशिएट इन्वेस्टिगेशंस ईदर ऑन द बेसिस ऑफ अ कंप्लेंट रिसीव्ड फ्रॉम द सिटीजन अगेंस्ट अनफेयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन और स्यू मोटो। ठीक है, स्यू मोटो मतलब अपने आप। द लोकायुक्ता कैन कंसिडर द केसेस ऑफ ग्रीवेंसेस एज वेल एज एलिगेशंस इन सर्टेन स्टेट्स। बाद में अगर लोकायुक्ता को अगर इंक्वायरी कंडक्ट करनी है, इफ लोकायुक्ता इज इंटरेस्टेड इन कंडक्टिंग इंक्वायरीज, देन लोकायुक्ता कैन टेक द हेल्प ऑफ द स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। बाद में जो लोकायुक्ता जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में से रेलिवेंट फाइल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी पूछ सकता है इफ लोकायुक्ता इज इंटरेस्टेड इन कंडक्टिंग एन इंक्वायरी। बाद में जो लोकायुक्ता के जो रिकमेंडेशन जो होते हैं वो सिर्फ एडवाइजरी होते हैं, वो बाइंडिंग नहीं होते हैं। ठीक है गाइस, तो अपन ने क्या क्या पढ़ा कि लोकायुक्ता जो है वो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की हेल्प ले सकता है फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरीज। बाद में जो लोकायुक्ता जो है वो स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रेलिवेंट फाइल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए पूछ सकता है इफ इट इज इंटरेस्टेड इन कंडक्टिंग इंक्वायरीज। बाद में जो लोकायुक्ता की जो रिकमेंडेशन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी होती है, ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है। बाद में जो लोकायुक्ता जो है, ठीक है, लोकायुक्ता एन्युअली हर साल अपना रिपोर्ट जो है वो गवर्नर ऑफ द स्टेट को सबमिट करते हैं। ठीक है, बाद में जो गवर्नर है वो ये जो रिपोर्ट है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रख देते हैं। ओके, और जो लोकायुक्ता जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, तो देखो लोकायुक्ता जो है वो एन्युअली हर साल अपनी रिपोर्ट गवर्नर ऑफ द स्टेट को सबमिट करता है, और ये गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है वो अपनी रिपोर्ट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को सबमिट भी कर देते हैं। ओके, और बाद में जो लोकायुक्ता है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर। ओके गाइस, so here we come at the end of the lecture. Okay guys, thank you very much for listening.